आज मैं आपको बताऊंगा बजट के बारे में, जो कि अभी बजट फरवरी में पेश होने वाली है। इस वजह से मैंने आपको बजट के बारे में बताने के लिए ये वीडियो बनाया है। तो आप इस वीडियो को देख के बजट के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि बजट होता क्या है, क्योंकि हर एक नागरिक को ये जानने का अधिकार है और जानना भी चाहिए बजट के बारे में, क्योंकि मेनली जो फाइनेंशियल मैटर है वो सबको पता होनी चाहिए। तो जो बजट होता है इसके बारे में मैं आपको काफ़ी अच्छे से अभी बताता हूँ और काफ़ी मैं आपको क्लियरिफिकेशन देने का इसमें कोशिश करूँगा और बहुत ही अच्छे से मैं समझाऊँगा आपको। तो अब मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। तो बजट आप समझ लीजिए कि बजट क्या होता है। जैसे कि आप लोग घर में कमाते होंगे, जो भी आपके फैमिली में पापा मम्मी या फिर आप कमाते होंगे, तो आपका जो सैलरी आता होगा एक, और उसको आप कैसे खर्च करते हैं और कितना सैलरी आता है, ये आपकी बजट हो गई। वैसे ही पूरे देश का एक बजट होता है। इसमें देखा जाता है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ से खर्च हुआ। तो मेनली बस यही दो चीज़ होते हैं कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रही है और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर रही है, जो पैसा आ रही है। तो इसे ही हम बजट बोलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, इसमें एक होती है प्राप्ति। तो अब जैसा कि आपको सैलरी से पैसा प्राप्त होता है, वैसे ही गवर्नमेंट को टैक्स से पैसा प्राप्त होता है, या फिर जैसे गवर्नमेंट को कोई कंपनी हो, जैसे कि बहुत सारी PSU जो है वो गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट उसका शेयर होल्ड करके रखी है, तो वहां से पैसा प्राप्त हो, या फिर टैक्स से मिले, या फिर हम कहीं से उधार ले ले। जैसे कि मान लीजिए आपकी सैलरी आती है, अगर उससे नहीं हो रही पूरी, तो आप किसी से उधार लेते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट भी किसी से उधार ले सकती है। और पहला हो गया प्राप्ति। तो अब प्राप्त हो गया आपको पैसा, तो आप खर्च कहाँ करेंगे, ये हो जाता है दूसरा व्यय। तो पहला होता है रिसीप्ट, कहाँ से रिसीव हो रहा है पैसा गवर्नमेंट को, और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, उसी को मेनली बजट में देखा जाता है। तो अब हम देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन कैसे है। तो पहले हम देखेंगे इधर की गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, उसके बाद हम देखेंगे कहाँ कहाँ गवर्नमेंट खर्च करती है पैसा। तो अब जो प्राप्ति होती है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। तो पहला है राजस्व प्राप्ति और दूसरा है पूंजीगत प्राप्ति। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है मैं ये बता दूं यहाँ पे आपको। तो राजस्व प्राप्ति में होता है कि जैसे गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, और जो भी गवर्नमेंट फीस वगैरह लेती है किसी काम के लिए, तो उससे जो गवर्नमेंट की कमाई होती है उसे हम राजस्व प्राप्ति बोलते हैं। और पूंजीगत प्राप्ति वो बोलते हैं जैसे गवर्नमेंट कोई कंपनी में इन्वेस्ट करके रखी है, या फिर गवर्नमेंट की ही कोई कंपनी है, तो उससे जो पैसा आता है उसे हम पूंजीगत प्राप्ति बोलते हैं, जिसे हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। और जो टैक्स वगैरह से पैसा आता है उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। तो अब हम जब धीरे धीरे एक एक पार्ट को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है इसमें दो पार्ट होते हैं। कर, एक जो कि टैक्स होते हैं वहां से, और एक हम बोलते हैं गैर कर। तो कर में कौन कौन सा कर आता है ये आप देख लें यहाँ पे। तो पहला है GST। तो GST आप जानते हैं, अप्रत्यक्ष कर, GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और दूसरा होता है CIT, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हम बोलते हैं, जो कि कंपनी पे लगता है। और तीसरा होता है PIT, पर्सनल इनकम टैक्स। तो जैसे कि पर्सनल लोगों पे लगता है, जो जॉब कर रहे हैं और उनकी एक स्लैब से ज़्यादा इनकम है तो उस पे लगता है। और चौथा होता है एक्साइज ड्यूटी। तो इसमें कंपनी पे ही लगाया जाता है, इसको उत्पाद कर बोलते हैं, जो कंपनी प्रोडक्शन करती है। और पांचवा होता है कस्टम। तो कस्टम, अगर मान लीजिए कोई देश हमारे देश में कोई प्रोडक्ट ला के बेच रहा है, तो जो सीमा पे कर लगते हैं उसे हम कस्टम ड्यूटी में बोलते हैं। और छठा होता है CGT। तो CGT होता है कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है। अगर कोई शेयर आप खरीदते हैं और कुछ साल बाद उसका वैल्यू बढ़ता है, तो जब आप बेचते हैं तो उस पे जो वैल्यू बढ़ा है उस पे टैक्स लगता है, उतना जितना वैल्यू बढ़ा है, तो उसे हम कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। और सातवां होता है इसमें STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं। तो जो आप शेयर खरीदते हैं और जो बेचते हैं तो उस पे एक टैक्स लगता है खरीदने बेचने का, उसे हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं। तो इतना टैक्स है गवर्नमेंट के पास, और इतना टैक्स से पैसा गवर्नमेंट को मिलता है। और हम गैर कर से देख लेते हैं कि गैर कर से क्या क्या गवर्नमेंट को मिलता है। गैर कर राजस्व से भी पैसा मिलता है गवर्नमेंट को। तो PSU का लाभ, तो जो भी गवर्नमेंट ने PSU में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है उससे जो लाभ होता है वो इसमें आता है। और दूसरा इसमें होता है ब्याज प्राप्ति राज्य सरकार से। तो गवर्नमेंट जब राज्य सरकार को पैसा दी रहती है तो उससे ब्याज भी मिलता है, तो उससे प्राप्ति को भी इसमें बजट में जोड़ा जाता है कमाई में गवर्नमेंट की। और आर्थिक सेवाओं से लाभ, जैसे रेलवे, डाक विभाग, ये सब विभागीय है, तो डाक, रेलवे वगैरह से भी इसमें जोड़ा जाता है गवर्नमेंट। और जैसे लाइसेंस फी होता है, तो गवर्नमेंट किसी कंपनी को लाइसेंस वगैरह देती है तो उसमें भी मिलता है।
पासपोर्ट फीस भी मिलता है गवर्नमेंट को। जब आप दूसरे देश में जाते हैं तो पासपोर्ट फीस भी गवर्नमेंट को मिलता है। और डीएल फी, जैसे ड्राइवरी लाइसेंस बनता है उसमें भी फीस वगैरह मिलता है गवर्नमेंट को। और स्पेक्ट्रम और ऑक्ट्राई, तो स्पेक्ट्रम वगैरह दिया जाता है कंपनी को जब उन्हें व्यापार वगैरह करना होता है। और फाइन से भी मिलता है, तो जो गवर्नमेंट चालान काट देती है किसी किसी बात पे, तो उससे भी गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। अब ज़्यादा इसमें मैं ब्रॉडली नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ब्रॉडली जब हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासें होंगी उसमें आप देखेंगे कि मैं कितने अच्छे से आपको इकोनॉमिक्स बताऊंगा। और इसमें है एक चीज, मतलब कि जो लावारिस संपत्ति होती है, जैसे कि मान लो किसी का फैमिली ही खत्म हो गया तो वो गवर्नमेंट का माना जाता है, वो सरकार जब्त कर लेती है लावारिस होने पे संपत्ति को। और जैसे कहीं दान मिला किसी गवर्नमेंट से हमारे सरकार को, तो हर एक जो डेवलप कंट्री होते हैं वो अंडर डेवलप कंट्री को दान देते हैं। तो हम भी देते हैं भूटान वगैरह को, म्यांमार आदि को, तो हमें भी कुछ मिलता है जापान, बड़े बड़े कंट्रियों से। तो दान अनुदान उपहार मिल जाए को भी गवर्नमेंट के इनकम में जोड़ा जाता है। तो ये आप देख लिए इतना राजस्व प्राप्ति से। तो राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति का हम आंकड़ा देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि पूरा इनकम 100% है अगर गवर्नमेंट का, तो उसमें 30% इनकम आ रहा है पूंजीगत प्राप्ति से और 70% आ रहा है राजस्व प्राप्ति से। तो गवर्नमेंट को टैक्स से और ये जितने चार्ज वगैरह मैंने अभी बताया उससे 70% ही पैसा आ रहा है। ये जो 70% है उसका 86% ये टैक्स से आ रहा है। ये जो 7 टैक्स मैंने बताया इससे 86% आ रहा है। और ये जो 14% है, 70% का 14%, ये इतने चीज़ों से आ रहा है। तो मैंने जो अभी फीस वगैरह बताया और ब्याज वगैरह सरकार राज्य सरकारों से, तो इतना पैसा यहाँ से आ रहा है। और ये जो 86% है इसका 99% इन टैक्सों से आ रहा है। मतलब ये 5 टैक्स से 99% आ रहा है। ये 2 टैक्स से बहुत कम पैसा आते हैं। तो 86% का 99% इस 5 टैक्सों से आ रहा है। तो ये आंकड़ा था, 70% मिल रहा है यहाँ पे। जैसे पूरी कमाई है गवर्नमेंट को तो 70% इतने हिस्से से मिल रहा है गवर्नमेंट। और अब हम देख लेते हैं जो 30% गवर्नमेंट की कमाई है यहाँ पे, अब हम 30% यहाँ से भी आता है, तो ये हम देख लेते हैं। तो जैसे परिसंपत्ति कम होना, मतलब अगर संपत्ति बेच के ये 30% पैसा आ रहे हैं या फिर उधार लेके 30% पैसा आ रहा है। कमाई 70% ही है जितना खर्च है। मान लीजिए 100% खर्च है तो कमाई हमारे पास 70% ही है। तो अब हम देख लेते हैं इसमें विनिवेश प्राप्ति। तो जैसे गवर्नमेंट अपना संपत्ति को बेचने लगे, जो पीएसयू है, तो अभी देख ही रहे हैं कि भी बहुत सारे जो कंपनियां हैं उसे बेची जा रही है। जैसे एयर इंडिया को बेच दिया गया, काफ़ी सारे बैंक को बेच ही दिया गया, नेशनल और एलआईसी को भी अभी बेचा जा रहा है। तो इन सब से जो गवर्नमेंट को पैसा प्राप्त होता है वो यहाँ पे देखा जाता है। और परिसंपत्ति का विक्रय, तो वही हुआ विनिवेश, मतलब विनिवेश कर दें आप या फिर परिसंपत्ति को बेच दें। और जो पैसा आपने दिया है किसी को, मतलब ऋण वसूली करना, केवल मूलधन, इसमें ब्याज नहीं देखा जाता है। तो अगर आप किसी को उधार दिए हैं तो गवर्नमेंट बहुत सारे कम देशों को उधार देती है, तो उसका वसूलना भी इसमें आएगा। तो जो पैसा हम दिए हैं उसको वसूलेंगे तो वो कमाई में ही जोड़ा जाता है। और अब हम देख लेते हैं इसमें परिसंपत्ति कम होगी तो देनदारियां हमारी, मतलब गवर्नमेंट की, बढ़ेगी। तो धन हमारा कम होता है, तो मान लीजिए कि संपत्ति से हम पैसा ही कमाते हैं, अगर वो कम हो रही है तो आपको फ्यूचर में कमाई का साधन कम होता है, तो हमारी देनदारियां बढ़ती हैं। तो अब हमें लोगों से पैसा लेना पड़ता है। तो मान लीजिए अब 70% एक कमाई हो रहा है और हम इतने संपत्ति भी बेच दिए क्योंकि हमारा खर्च ज़्यादा है, फिर भी अगर हमें पूर्ति नहीं हो रही है पैसे की, तो अब हम उधार लेते हैं। तो इसमें देनदारियों में पूंजीगत प्राप्ति में उधारियां देखा जाता है। तो उधारियां, बोरोइंग जिसे हम बोलते हैं, तो उधारियां 2 तरह के हो सकती हैं। या तो हम एक तो अपने देश के अंदर ले लें और एक इंटरनेशनल जो कंट्री, मतलब बाहर के देश हैं, उनसे ले लें। तो पहले हम आंतरिक देख लेते हैं। तो आंतरिक में आरबीआई, तो आरबीआई से अब नहीं ले रही है गवर्नमेंट, पहले लेती थी नोट छाप के। अब ज़्यादातर बैंक और जो एफआई है, जो कंपनी वगैरह, तो इनसे ज़्यादा पैसा ले रही है गवर्नमेंट। और जनता से उसके बाद, तो जनता से भी गवर्नमेंट पैसा लेती है। जो आप लोग एफडी करते हैं गवर्नमेंट के पास, तो वो एक अनुसार वो आपसे गवर्नमेंट पैसा ही लेती है और उसको गवर्नमेंट चुकाती है धीरे धीरे। और बाह्य उधारियां हम देख लेते हैं इसमें, मतलब कि देश से बाहर की। तो जो द्विपक्षीय है वो नाम मात्र है। तो मैं मतलब द्विपक्षीय मतलब 1-2 कंट्री के
के बीच में, जैसे हमारे और जापान के बीच में, तो उसमें बहुत ही कम है विदेशी सरकारों से। और बहुपक्षीय ये ही है जो ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय एफआई से विश्व बैंक हो गया, IMF हो गया, तो इन सब से ही है। द्विपक्षीय हमारा नहीं है, जैसे कि हम अमेरिका से ज्यादा नहीं लेते हैं, जापान वगैरह से। तो 95% लगभग आंतरिक है, तो हम ज्यादा बाहर से पैसा नहीं लिए हैं, अधिकतर हम पैसा अपने देश में ही लिए हैं। तो ये जो आंकड़ा है उसे आप समझ लीजिए कि थोड़ा मोड़ा इधर हो सकता है, क्योंकि कोविड का पहले का ये आंकड़ा है। अभी कोरोना में थोड़ा आंकड़ा इधर उधर हुआ है। गवर्नमेंट पे कर्ज भी ज्यादा बढ़ गया है। पहले GDP का 60-65% था, अब जाके 90% हो गया है। तो हर एक क्षेत्र में गवर्नमेंट पे बर्डन बढ़ा है थोड़ा सा। तो अब हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट इतना पैसा कमा तो ली, एक प्रकार की आय है सरकार की। तो ये जो भी है ये सरकार की आय थी। अब हम और यहाँ पे व्यय देख के थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि आखिर में अभी हमारा मुद्दा क्या है। तो व्यय भी दो प्रकार के होते हैं, राजस्व व्यय जिसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। तो इसमें जैसे हम अपने पहले वाले कंपनी को बेच रहे थे पूंजीगत व्यय में, और यहाँ पे हम नया कंपनी लगाते हैं। तो जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कोई नया और कंपनी खोल ले, तो उसको यहाँ पे देखा जाता है पूंजीगत व्यय, तो इसे अच्छा माना जाता है। तो पहले हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देख लेते हैं, उसके बाद हम अच्छे से बात करेंगे इस। तो अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब जैसे गवर्नमेंट इतना टैक्स से कमा ली, यहाँ फाइन वाइन से कमा ली, राज्य सरकार को उधार दे के कमा ली, तो अब गवर्नमेंट उस पैसे को खर्च कहाँ करती है ये हम देखते हैं यहाँ पे। तो पहला है कि ब्याज भुगतान। तो पहला है राजस्व जो व्यय। मान लीजिए कि राजस्व प्राप्ति तो 70% हो रही थी यहाँ पे, लेकिन राजस्व व्यय 87% हो रहा है। तो समझिए कि 17% पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। तो अब गवर्नमेंट को 17% पैसा कहाँ से लाना पड़ेगा? या तो आप जो पहले वाली संपत्ति है यहाँ पे इसको बेचो यहाँ पे, या फिर उधार लो यहाँ से, दो में से एक करो। तो उधार ली है गवर्नमेंट, अब लगभग तो बेच ही रही है जितना बेचना है, और उससे जो बच रहा है अब उधार लिया जाता है। तो अब उधार लिए हैं तो आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो जितना भी 87% पैसा है राजस्व व्यय में, यहाँ पे उसका 18% रुपया ब्याज में जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा रकम हमारा देश का ब्याज भुगतान में जा रहा है। तो अब ये जो पैसा होता है ये पिछली गवर्नमेंट उधार लेके जाती है, उसी को चुकाया जाता है। नई गवर्नमेंट भी लेती है थोड़ा बहुत, लेकिन पहले हमारा जब इकोनॉमी को खोला नहीं गया था 1991 के पहले, तो बहुत सारा कर्ज है उसी को अभी तक दिया जा रहा है, और भी आगे बढ़े हैं थोड़ा सा कोविड के वजह से। तो आप समझ लीजिए 87% जो खर्च है उसका 18% पैसा बस ब्याज में जा रहा है। और दूसरा खर्च हम देख लेते हैं वेतन एवं पेंशन। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं उनका वेतन भी दिया जाता है, उनको जो रिटायर हो चुके हैं उनको पेंशन दिया जाता है। और गवर्नमेंट बहुत जगह सब्सिडी भी देती है। तो जैसे रेलवे को सब्सिडी देती है लोगों को कम के लिए, किसानों को सब्सिडी वगैरह दिया जाता है। और यहीं पे होता है डिफेंस बजट। तो डिफेंस में भी गवर्नमेंट खर्च करती है, तो इसमें पूंजीगत भी हो सकता है। तो अब ये चीज आप लोगों को समझने के लिए मतलब यहाँ पे नहीं है। टैंक वगैरह खरीदती है तो इसको हम पूंजीगत मानते हैं, लेकिन इसको मेनली माना जाता है राजस्व ही। तो ये जब इकोनॉमिक्स की क्लासें चलेंगी तो उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा, लेकिन अभी बस ब्रॉडली आप समझ लें। और दूसरा प्रशासनिक व्यय भी होता है। तो CISF ये सब जो भी CRPF है, तो इन लोगों को भी प्रशासनिक व्यय के लिए पैसा दिया जाता है। और भी बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, IAS IAPS, तो इन सब का भी वैसे तो राज्य सरकार इनको सैलरी देती है, लेकिन और भी बहुत सारा गवर्नमेंट को भी खर्च होता है इन पे। और छठा होता है कल्याण भुगतान। तो बहुत सारे छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन वगैरह भी गवर्नमेंट देती है, तो ये सब राजस्व व्यय में ही आता है। दान दे दिया, अनुदान दे दिया किसी गवर्नमेंट को, जैसे नेपाल को दे दिया, श्रीलंका को दे दिया, तो ये सब भी एक्सपेंडिचर में ही आता है। और परिसंपत्ति के रख रखाव में भी खर्च आता है। तो जितनी भी गवर्नमेंट की संपत्तियां उनके रख रखाव में भी खर्च आता है। तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं पूंजीगत प्राप्तियां, मतलब पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय मतलब समझ ले कि यहाँ पे तो गवर्नमेंट पूंजीगत में कैपिटल से बेच के आ रहा था पैसा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट जितना बेची, तो अब गवर्नमेंट कितना संपत्ति खरीद रही है ये अब हमें यहाँ पे देखना होता है। तो 30% तो यहाँ पे बेच रही थी, लेकिन खरीद 13% ही रही है, मतलब 13% ही इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट। तो इसमें होता है पहला कि परिसंपत्ति बढ़ाना इसमें होता है। अब जैसे गवर्नमेंट आधारित संरचना, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें पैसा व्यय करे, जैसे संरचना व्यय मतलब सड़क वगैरह, स्कूल बना दे, हॉस्पिटल बना दे, इन सब में व्यय करती है। तो ये एक कैपिटल बनाना ही होता है, क्योंकि इससे हमारे आने वाले दिन में देश का ग्रोथ होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, तो इसमें पैसा बनता है आगे। और दूसरा होता है निवेश। तो जैसे PSU कोई कंपनी खरीद ले गवर्नमेंट। और तीसरा होता है ऋण देना, मतलब किसी गवर्नमेंट को सरकार पैसा दे दे।
और परिसंपत्ति का क्रय, भूमि, बिल्डिंग कुछ भी मतलब राष्ट्रीयकरण कर दे या फिर कंपनी को खरीद ले तो इसमें परिसंपत्ति बनाना ही हो जाता है, वो कैपिटल फॉर्मेशन में आता है। चाहे जो पैसा है उसको वापसी कर दे, केवल मूलधन इसमें जोड़ा जाता है। तो ब्याज तो हम यहाँ पे दे रहे थे, लेकिन अगर मूलधन चुका रहे हैं जो उधार लिए हैं तो उसको यहाँ पे पूंजीगत व्यय में जोड़ा जाता है। तो ये रोजमर्रा का व्यय है, जैसे कि हमारे रोज के डेली के खर्च होते हैं घर में। आप घर में समझ लीजिए कि जैसे राशन वासन का होता है तो ये डेली का खर्च है, इससे आपको कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आप पूंजीगत ये समझ लीजिए कि जैसे हम जो हमारी सैलरी आती है तो उससे पूंजीगत में हम जैसे कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई शेयर खरीद लिए या फिर कोई LIC करा लिए, तो ये हमारी पूंजी बन रही है फ्यूचर के लिए। तो ये आप समझ लीजिए कि पूंजीगत ये होता है। तो ये था पूरा बजट। अब इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितना बन रहा है, कितना घट रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 30% पूंजी बेच रही है सरकार, तो ज्यादा संपत्ति बेच के सरकार खर्च कर रही है। 13% तो यहाँ पे बना रही है, तो जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया अभी आपको कि 13% तो यहाँ बना रही है, लेकिन बेच 30% रही है सरकार, क्योंकि पहले के घाटे बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से बेचना पड़ रहा है इसको। और हमारा जो कर है ये और जो भी कमाई है 70% ही हो पा रहा है, और व्यय हमारा है 87%, तो ये 17% ज़्यादा व्यय है हमारा। तो इस वजह से गवर्नमेंट पे कर्ज बढ़ता है। तो अब इसी सब से आप देखेंगे कि फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, तो इसी को हम रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। जो राजस्व प्राप्ति 70% हो रही है और राजस्व व्यय जो 87% हो रहा है, अब इसी को हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम आ रहा है जितना खर्च है गवर्नमेंट का। और एक होता है कि फिजिकल डेफिसिट। तो अब फिजिकल डेफिसिट आप यहीं से समझ सकते हैं कि जैसे इन दोनों का जो अंतर है 70% और 87% का, या तो ये पूंजीगत से बेच के देगी गवर्नमेंट, खर्च करना पड़ेगा, या फिर उधारियाँ लेना पड़ेगा। तो जो उधारी लेगी गवर्नमेंट, इसे ही फिजिकल डेफिसिट बोला जाता है यहाँ पे। तो ये सब बहुत आगे की चीज़ है, तो जब हम अपना इकोनॉमी का क्लास देखेंगे तो उसमें हम समझेंगे। तो अभी जो पॉलिटी का क्लास चल रहा है उसको आप देखें। तो ये ब्रॉडली मैंने बता दिया, क्योंकि बजट अभी पेश होने वाला है, तो आपको ये बजट जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। और ये जो आंकड़े हैं इसमें तो वो थोड़ा मोड़ा इधर हो सकते हैं कोविड के वजह से, लेकिन यही मेनली आंकड़े हैं। ओके गाइस, थैंक यू।